एक्चुअली बिलीरुबिन का जो एक नॉर्मल प्रोडक्शन, उसकी एक्सक्रीशन यानी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, बिलीरुबिन की प्रोडक्शन से लेके फाइनल उसकी डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन तक, इस पाथवे को सबसे पहले हमने क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है? बिकॉज हमारे पास बिलीरुबिन भी एक एनालाइट है, सीरम एनालाइट है, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट में हम जिसको कंसीडर करते हैं। सो जब तक हमें इस बिलीरुबिन का एक नॉर्मल जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो क्लियर नहीं होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में ये बिलीरुबिन सीरम में रिलीज होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एक नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे उसको क्लियर करेंगे, और फिर वो सारी की सारी कंडीशंस को हम इनलिस्ट करेंगे जिनकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो अपने उस नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे को छोड़ के कहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाती है, सीरम में रिलीज होना शुरू हो जाती है। सो अभी ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एक नॉर्मल पाथवे है जिसके थ्रू बिलीरुबिन प्रोड्यूस भी होती है और ये जो है वो एक्सक्रीट भी होती है। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करूंगी। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, इस कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को कुछ स्टेप्स की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए ये इजी रहे। जिसमें पहला स्टेप आपके पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीम कंटेनिंग प्रोटीन या रेड ब्लड सेल्स। हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है, यानी नॉर्मली आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि आपके जो हैं इन रेड ब्लड सेल्स का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है जो कि 120 डेज का है, एंड आफ्टर 120 डेज आपके ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कुछ खास किस्म के टिश्यूज होते हैं, स्प्लीन, बोन मैरो या फिर लिवर, इनके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, RES। ठीक है, ये एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास कुछ फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड में से कुछ खास किस्म के कंपोनेंट्स को इनगल्फ करते हैं और ब्लड से उनको क्लियर कर देते हैं, ब्लड से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे फेगोसिटिक सेल्स हैं जो कि ओल्ड ब्लड सेल्स को भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन में से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब ये जो बिलीरुबिन प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है ये स्टार्ट स्प्लीन, बोन मैरो, इनके रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, इस रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर, जो कि मैं नॉर्मली यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट है आपके ब्लड सेल्स, ओल्ड ब्लड सेल्स, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी, इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी। ये पहला स्टेप है बिलीरुबिन की प्रोडक्शन। अब ब्रेकडाउन से आपके पास जो है वो इसका पूरे का पूरा सेल का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन इस केस में हमें रिक्वायर्ड है वो प्रोटीन भी रिलीज हो जाएगी। दिस प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो आपके पास ये एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन कहाँ से रिलीज हुई है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन से। अब चूंकि ये एक कैटाबोलिक पाथवे है, डिग्रेडेशन का पाथवे है, तो इसका मतलब है ये हीमोग्लोबिन भी फर्दर डिग्रेड होगी। इसका जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट हीम पोर्शन होता है और दूसरा कंपोनेंट आपके पास होता है ग्लोबिन पोर्शन। ग्लोबिन चेन्स होती हैं इसके पास 4। ठीक है, सो ग्लोबिन चेन्स एक्चुअली अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। ग्लोबिन चेन्स ब्रेक डाउन उनकी हो जाएगी और ये प्रोड्यूस कर देंगी अमाइनो एसिड्स, और यहाँ से रिलीज होने वाले अमाइनो एसिड बॉडी के किसी सिंथेटिक पाथवे जहाँ पे प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस हो रही होगी वहाँ पे रीयूज हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स कि ग्लोबिन चेन की ब्रेकडाउन से रिलीज होने वाले अमाइनो एसिड्स कहीं पे वेस्ट नहीं होंगे बल्कि ये रीयूज हो जाएंगे। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट तो हमने देखा कि वो रीयूज हो गया,
अब ये जो सेकंड कंपोनेंट है विच इज हीम, इस हीम के स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें, इसमें आपके पास एक सेंट्रल आयरन एटम प्रेजेंट होता है जो कि 4 पायरोल रिंग्स के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास 4 रिंग्स होती हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिनमें जो एक्चुअली ये नाइट्रोजन का आइटम है ये इस आयरन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। so, इनके आपस में भी जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर फाइनल होगा। सो दिस इज प्रोटो पोरफायरीन रिंग कंटेनिंग आयरन एटम। आपके पास फर्दर जो है वो 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक कंपोनेंट है आपके पास आयरन, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है आपके पास प्रोटो पोरफायरीन रिंग। इस हीम की फर्दर डिग्रेडेशन के बाद आपके पास यहाँ पे ये जो आयरन है ये रिलीज होगा, यानी बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में से आयरन जो है रिमूव हो जाएगा, और ये आयरन जो है ये फर्दर आगे बॉडी जो है वो दोबारा इसको क्या कर सकती है, रीयूज कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, आयरन को स्टोर कर सकती हैं। दीज आर दी ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ये इस आयरन को बाइंड करेंगी और इसको स्टोर कर लेंगी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, यानी जब दोबारा से रेड ब्लड सेल्स की बायोसिंथेसिस होनी है, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होना है बोन मैरो के अंदर, तो तब इस हीम की प्रोडक्शन के लिए आपको आयरन की जरूरत होगी। सो ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन इस आयरन को जो है वो सेव कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ताकि जब दोबारा से आरबीसीज की प्रोडक्शन हो तो आयरन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो कुछ अमाउंट में, बाकी अमाउंट जो है वो हम बाय फूड उसको क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आयरन का जो है वो मेटाबॉलिज्म है। अब इस हीम की डिग्रेडेशन के बाद, आयरन के रिमूवल के बाद आपके पास जो है वो पोर्शन बचा है प्रोटो पोरफायरीन, जिसमें आपके पास ये आयरन एटम प्रेजेंट नहीं है, और ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं इनका एक कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस प्रोटोपोरफायरीन रिंग इज द मेन प्रिकर्सर फॉर बिलिरुबिन। इससे आपका जो बिलिरुबिन का स्ट्रक्चर है वो ड्राइव होगा। सो आप कह सकते हो कि दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर फॉर बिलिरुबिन प्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टेप 1 मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हो रही है इन स्प्लीन, ये पूरे का पूरा जो है वो इस तरह से फाइनली बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करेगा। सो आप कह सकते हो कि बिलिरुबिन की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो स्प्लीन या बोन मैरो के अंदर हो रही है। और कहाँ से हो रही है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स का सोर्स क्या है यहाँ पे, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, उनकी डिग्रेडेशन से हीम कंटेनिंग प्रोटीन जो है वो ब्रेक होगी, और उस हीम कंटेनिंग प्रोटीन में से जो हीम रिलीज होगा उस हीम में से प्रोटोपोरफायरीन रिंग जो है वो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिलिरुबिन आपके पास प्रोड्यूस हुई है, दिस बिलिरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, सो सेकंड स्टेप अब हम देखते हैं कि बिलिरुबिन की प्रोडक्शन तो हो गई डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस बिलिरुबिन ने ट्रांसपोर्ट होना है कहाँ पे, लिवर में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन, या यहाँ पे जब भी मैं बिलिरुबिन जो लिवर से बाहर है इसको कोट करूंगी तो इसके साथ में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जरूर लिखूंगी। आपको अभी थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा कि अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो जो अभी स्प्लीन में आपके पास यहाँ पे बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुई है, ये बिलिरुबिन की कौन सी फॉर्म है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है, इसकी प्योर फॉर्म है ये।
अब इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ने ट्रांसफर होना है या इसकी ट्रांसपोर्ट होनी है कहाँ पे, प्लाज्मा से लीवर लिवर में। में। प्लाज्मा। और मैंने आप लोगों से ये चीज जो है वो डिस्कस की थी कि जो बिलीरुबिन आपके पास अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज एक्चुअली वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। सो अगर इसने प्लाज्मा में से पास करना है, सपोज ये आपके पास वो मीडियम है, ये सपोज स्प्लीन है, यहाँ पे आपके पास लिवर है, और इस पोलर मीडियम की हेल्प से ही, इस प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट मीडियम की हेल्प से ही ये स्प्लीन से कहाँ जा सकती है, लिवर में जा सकती है। बट इसकी अपनी नेचर ऐसी है कि ये प्लाज्मा के अंदर जो है वो सर्कुलेट नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज हाईली वाटर इनसॉल्युबल, और प्लाज्मा में आपको पता है कि 90% वाटर प्रेजेंट होता है। सो अगर यहाँ से बिलीरुबिन ने पास करना है तो उसके लिए डेफिनेटली इसको किसी कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होगी, और यहाँ पे वो कैरियर प्रोटीन्स कौन सी होंगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स एक्चुअली इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइंड करेंगी और इसको हेल्प करेंगी कि ये लिवर में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आके आपकी ये जो बिलीरुबिन है लिवर में एंटर हो जाएगी, और एल्ब्यूमिन जो है ये प्लाज्मा में ही रहेगी। सो सेकेंड स्टेप में आपके पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो इस पोलर मीडियम में से इस कैरियर प्रोटीन की मदद से पास होते हुए कहाँ तक पहुंच चुकी है, लिवर में जा चुकी है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, लिवर में तो ये प्रोटीन पहुंच चुकी है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। सो थर्ड स्टेप इज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, और ये याद रखिएगा कि ये वाला जो एंजाइम है जो इसकी कॉन्जुगेशन करेगा ये सिर्फ और सिर्फ लिवर में प्रेजेंट है। सो लिवर तक आने से पहले आपकी बिलीरुबिन किस फॉर्म में रहेगी, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेगी, और लिवर में आने के बाद जो एंजाइम्स हैं वो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि वो कौन सा एंजाइम है जो बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन करवाता है। दिस एंजाइम इज यूडीपी, ग्लूकोयूरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेजेस बच्चों ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं एक डोनर से एक्सेप्टर तक, यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि किसी खास किस्म के ग्रुप को किसी डोनर से रिमूव करवा के ट्रांसफर करवा देते हैं कहाँ पे, एक्सेप्टर के ऊपर। यानी इस एंजाइम की प्रेजेंस में आपका ये वाला जो ग्रुप है ये डोनर को छोड़ के कहाँ पे चला जाएगा, एक्सेप्टर के ऊपर ऐड हो जाएगा। सो इस एंजाइम को आप क्या कहते हो, ट्रांसफरेज। अब डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफरेज किस ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर फॉस्फोट्रांसफरेजेस। इसका मतलब है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं, किसी एक डोनर से फॉस्फेट ग्रुप को पिक करते हैं और उसको ट्रांसफर करवा देते हैं किस पे, एक्सेप्टर पे। ठीक है, सो डोनर से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक्सेप्टर पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसफरेज एंजाइम है दिस इज ग्लूकोयूरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसफर करवाता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड को एक डोनर से एक्सेप्टर तक।
ठीक है, यानी इस एंजाइम की प्रेजेंस में एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड को डोनेट करेगा और एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि डोनर कौन सा होगा और एक्सेप्टर कौन सा होगा। इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में ग्लूकोयूरोनिक एसिड को डोनेट करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा, दिस विल बी यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, और जो एक्सेप्टर होगा इट विल बी बिलीरुबिन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम इस तरह से यहाँ पे लिख लें कि आपके लिवर सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, विच मीन्स कि आपके पास ग्लूकोयूरोनिक एसिड इज अटैच्ड विद द यूडीपी। ठीक है, सो दिस इज यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो कि हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट है। दूसरी तरफ आपके पास बिलीरुबिन भी हेपेटोसाइट्स में आ चुकी है और यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट है विच इज यूडीपी ग्लूकोयूरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड में से इस ग्रुप को पिक करता है, इसको यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड से ट्रांसफर करवाता है किसके ऊपर, बिलीरुबिन के ऊपर। सो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके पास जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड का डोनर है, दिस डोनर इज यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एज अ डोनर, और बिलीरुबिन जो है वो ग्लूकोयूरोनिक एसिड के एक्सेप्टर के तौर पे यूज होगा। सो फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी उसमें यूडीपी अब एज इट इज रहेगा, बिकॉज इसमें से जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड है वो रिमूव हो चुका है, वो ट्रांसफर हो चुका है। सो प्रोडक्ट में यूडीपी होगा और उसके साथ साथ बिलीरुबिन मोनो ग्लूकोयूरोनाइड, यानी बिलीरुबिन के ऊपर एक ग्लूकोयूरोनेट का मॉलिक्यूल या ग्लूकोयूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो चुका है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है बिलीरुबिन की एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो आपके पास बिलीरुबिन मोनो ग्लूकोयूरोनाइड है, फर्दर यही एंजाइम इसमें दोबारा से एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड करवाएगा, क्योंकि उसने इसे डाई ग्लूकोयूरोनाइड में कन्वर्ट करना है। यानी आपके पास जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है जो लिवर के अंदर हो रहा है, इस कॉन्जुगेशन में बिलीरुबिन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड में। और यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक आपकी जो बिलीरुबिन है उसके ऊपर सिर्फ एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। सो अगेन ये स्टेप जो है वो रिपीट होगा, आपके पास दोबारा से जो है वो एंजाइम एक और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड को इसमें क्या करेगा, ऐड करेगा। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन सेकेंड स्टेप आपके पास दोबारा से यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एज अ डोनर यूज होगा, एंड दिस टाइम बिलीरुबिन की बजाय बिलीरुबिन मोनो ग्लूकोयूरोनाइड ये एज एन एक्सेप्टर यूज होगी। ठीक है, यानी बिलीरुबिन ने एक आपका जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसे प्रीवियसली ही एक्सेप्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका एक और यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल एज अ डोनर यूज होगा। ठीक है, ये डोनेट करेगा अपना कौन सा ग्रुप, ग्लूकोयूरोनिक एसिड का ग्रुप।
और इस केस में बिलीरुबिन मोनोग्लूकोयूरोनाइड एज एन एक्सेप्टर यूज होगी। अगेन उसी एंजाइम की प्रेजेंस में विच इज यूडीपी ग्लूकोयूरोनाइल ट्रांसफरेज। आपके पास जो यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल यूडीपी में, बिकॉज ग्लूकोयूरोनिक एसिड ट्रांसफर होगा कहाँ पे, बिलीरुबिन मोनोग्लूकोयूरोनाइड को। और सेकंड आपके पास आएगी बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड। अब ये जो आपके पास फॉर्म है बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड, दिस फॉर्म इज वाटर सॉल्युबल एंड दिस इज द फॉर्म जो कि किसका पार्ट बनती है, बाइल का। यानी ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस एक्चुअली हो क्यों रहा है, बिकॉज जो बिलीरुबिन हेपेटोसाइट्स में आई थी, यहाँ पे आपने जो देखी कि जो बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर सेल्स में आई थी, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल का पार्ट नहीं बन सकती। अगर इसने बाइल का पार्ट बनना है तो उसके लिए सबसे पहले इसकी कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, यानी बिलीरुबिन को बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड में कन्वर्ट होना, और उसके लिए आपके लिवर सेल्स के पास एक एंजाइम भी है। ठीक है, सो इस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके पास 2 यूडीपी ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो हैं वो सिक्वेंशली अपना एक एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड जो है वो इस बिलीरुबिन को डोनेट करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हो इस स्टेप में कि सिक्वेंशली आपकी जो बिलीरुबिन है वो किस में कन्वर्ट हुई है, बिलीरुबिन डाई ग्लूकोयूरोनाइड। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो आपके पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थी, दिस वन, इस बिलीरुबिन के ऊपर 2 ग्लूकोयूरोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए हैं, अटैच हो गए। ठीक है, सो ये आपके पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है जो कि कंपैरेटिवली वाटर सॉल्युबल है और इसने किसका पार्ट बनना है, बाइल का पार्ट बनना है। सो अभी तक हम लोग ने 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं इस बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म। और स्टेप नंबर 4 जो है वो कुछ हद तक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि स्टेप 4 के अंदर आपकी जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ बाइल। ठीक है, और ये बाइल जो है वो फिर कहाँ पे स्टोर होगी, गाल ब्लेडर में, और वहाँ से अल्टीमेटली ये सिक्रीट हो जाएगी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। यानी स्टेप 4 में आपकी जो एक्चुअली बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, वो जिस पर्पस के लिए लिवर में आई थी बाइल का पार्ट बनने के लिए, वो उसका पार्ट बन जाएगी और गाल ब्लेडर में स्टोर भी हो जाएगी। ठीक है, बाइल। और जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में लिपिड्स की डाइजेशन की ज़रूरत होगी तो गाल ब्लेडर से आपकी जो सिक्रीशन है ये बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे सिक्रीट हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सपोज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन स्टेप नंबर 5 बिलीरुबिन बाइल के साथ जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंटर होती है। ठीक है, जहाँ पे स्टेम फूड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करने के बाद ये कहाँ पे मूव करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वी ऑल नो के कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सो अब ये जो बिलीरुबिन लार्ज इंटेस्टाइन में इस टाइम प्रेजेंट है, बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजिन में। यानी इस स्टेप में आपकी जो बिलीरुबिन है वो
बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के बाद यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये प्रोसेस आपके पास एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। ये यूरोबिलिनोजिन एक्चुअली प्रिकर्सर है 2 पिगमेंट्स का, यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं, ये एक्चुअली पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अल्टीमेटली आपके फीसिस के साथ जो है वो सिक्रीट आउट हो जाते हैं। यानी आपका जो फीसल मटेरियल है उसमें जो करेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं वो कलर्स इन पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। और इनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो कलर की इंटेंसिटी भी कम या ज़्यादा जो है वो शो होती है। सो इस तरह से आपकी जो बिलीरुबिन है वो प्रोडक्शन के बाद, कॉन्जुगेशन के बाद, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। यानी कुछ अमाउंट में आपकी जो बिलीरुबिन है वो फीसिस का पार्ट बन जाती है। लेकिन इस यूरोबिलिनोजिन की सारी अमाउंट जो है वो फीसिस के थ्रू रिलीज नहीं होती, कुछ अमाउंट यहाँ से किडनीज में भी चली जाती है, ठीक है। यानी स्टेप नंबर 6 में आप ये कह लो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजिन जो है इसका रीअपटेक होता है, ठीक है। और ये रीअपटेक किन किन टिश्यूज में होता है? लिवर में और किडनी में। लिवर में आपकी ये यूरोबिलिनोजिन जो है ये दोबारा से रीयूज हो सकती है बिलीरुबिन प्रोडक्शन में, और किडनी में आपकी यूरोबिलिनोजिन जो है ये आगे यूरिन के साथ रिलीज हो सकती है। यानी यूरिन को एक कलर इम्पार्ट करने के बाद ये यूरिन का पार्ट बन जाएगी और वहां से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इन सब स्टेप्स को हम इस एक फिगर के थ्रू समराइज करें, जस्ट अ मिनट, यस, इस एक फिगर के थ्रू आप इन सब स्टेप्स को जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया आप समराइज कर सकते हो कि एक्चुअली किस तरह से बिलीरुबिन का जो एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने वही सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने आप लोगों को इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं उनको मैं दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म का जो स्टार्ट है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम ऑफ स्प्लीन में होता है, जहाँ पे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन से आपके पास हीमोग्लोबिन आती है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ हीम, और हीम से आपके पास क्या चीज बनती है? बिलीरुबिन। इसमें कौन कौन सी चीज किस किस स्टेप पे रिमूव होती है वो मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे जो आपके पास बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है, दिस बिलीरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसने अगर प्लाज्मा के थ्रू स्प्लीन से लिवर में जाना है तो उसे एक कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी, एंड दिस कैरियर प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि हमेशा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड फॉर्म में ट्रेवल करेगी और अपना जो सेकंड टिश्यू है लिवर वहां तक पहुंचेगी, सेकंड टारगेट साइट तक। लिवर के अंदर आने के बाद आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट होती है बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड में। ये किस तरह से होती है? इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोयूरोनाइल ट्रांसफरेज, जो कि 2 स्टेप्स के अंदर ग्लूकोयूरोनिक एसिड को बिलीरुबिन के साथ अटैच करवाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बिलीरुबिन डाइग्लूकोयूरोनाइड। नाउ दिस फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड एंड वाटर सॉल्युबल। ये फॉर्म पार्ट बनेगी किसका? बाइल का, गाल ब्लैडर में स्टोर होगी, और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी जरूरत होगी तो ये बाइल वहां पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आपने ये चीज याद रखनी है कि कभी भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा आपकी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जाएगी। इस नॉर्मल रूट को देखते हुए आपको ये भी पता चल रहा है, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले इस बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट होना जरूरी है। सो दिस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अब इसने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होना है। सो डेफिनेटली ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगी। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन के बाद ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट होती है यूरोबिलिनोजिन में।
ठीक है, दिस यूरोबिलिनोजिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ टू पिगमेंट्स, यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन, जो कि आपके जो फीसल मटेरियल है उसको एक कलर इम्पार्ट करते हैं, यानी फीसिस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से बाहर। सो आप कह सकते हो कि बिलीरुबिन की कुछ क्वांटिटी यूरोबिलिनोजिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर फीसिस के साथ रिलीज हो चुकी है, बट स्टिल कुछ क्वांटिटी यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से रीअपटेक कर ली जाती है। और कौन कौन से टिश्यूज इसको रीअपटेक करते हैं, लिवर एंड किडनी। यानी जो क्वांटिटी आपके पास यूरोबिलिनोजिन की रीअपटेक होके पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाएगी, वो दोबारा से बाल का पार्ट बन सकती है और दोबारा से यहाँ पे आ सकती है, यानी रीयूज हो सकती है, दोबारा से वो जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। और जो बाकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो कहाँ पे जाती है, किडनी में, और किडनी में जाके वो यूरिन का पार्ट बन जाती है। इसी वजह से आप यूरिन का भी जो है वो पेल सा कलर ऑब्जर्व करते हैं, वो इस पिगमेंट मॉलिक्यूल यूरोबिलिनोजिन की वजह से होता है। ठीक है, सो फीसिस और जो यूरिन है इन दोनों के अंदर कलर एक्चुअली इस बिलीरुबिन की वजह से आता है। इसी वजह से जब जॉन्डिस होती है, बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उस केस में यूरिनरी और जो फीसल टेस्ट है वो भी परफॉर्म किए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी इनकी कंसंट्रेशन उस केस में ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अ कंडीशन जब हमारे पास प्लाज्मा के अंदर या सीरम सैंपल के अंदर इस बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। लाइक हमने ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली कि बिलीरुबिन का नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो कैसा होता है, लेकिन अब ये देखते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर आपके प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबिलीरुबिनेमिया, विच मीन्स हाई कंसंट्रेशन। इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। और इट मीन्स कि आपका जो प्लाज्मा सैंपल है उसके अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाई बिलीरुबिन कंसंट्रेशन इन सीरम सैंपल, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपरबिलीरुबिनेमिया या जॉन्डिस। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर आपने हाई कंसंट्रेशन देखनी है तो उसके लिए आपको बिलीरुबिन की एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज का भी पता होना चाहिए कि नॉर्मली कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी आपकी जो बिलीरुबिन है वो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन स्प्लीन से लिवर में आने के लिए प्लाज्मा को एज अ कैरियर, एज अ मीडियम यूज करती है ना। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी बिलीरुबिन की कुछ ना कुछ अमाउंट प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमें उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन का आइडिया होना चाहिए ताकि उसके साथ हम कंपेयर कर सकें। अगर तो कंसंट्रेशन उसी रेंज में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा बिलीरुबिन कभी भी प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे आपका जो उसका नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें किसी ना किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, सो आपको हमेशा उसकी जो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है उसका भी आइडिया होना चाहिए। सो जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है बिलीरुबिन की इन प्लाज्मा सैंपल वो 5.1 से 17 माइक्रोमोल पर लीटर है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल कंसंट्रेशन। लेकिन जो हाइपर बिलीरुबिनेमिया है या फिर आपके पास जो जॉन्डिस की कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो सीरम सैंपल है उसके अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन इवन 50 माइक्रोमोल पर लीटर तक भी चली जाती है। यानी एक बहुत बिग डिफरेंस है ना, इसकी ये लोअर रेंज है और ये अपर रेंज है, यानी इससे कम और इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होती, 19, 18, 20 भी नहीं। आप हाइपर बिलीरुबिनीमिया के अंदर जो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन सीरम सैंपल के अंदर देखते हो वो अप टू 50 माइक्रोमोल पर लीटर है। इट मीन्स कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो बिलीरुबिन है वो प्लाज्मा सैंपल के अंदर प्रेजेंट होती है।
सो इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, किस वजह से बिलीरुबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन रीजंस को अब हम डिस्कस करने लगे हैं कंडीशन हाइपर बिलीरुबिनीमिया, यानी वो कंडीशन जिसमें आपके सीरम सैंपल के अंदर जो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन जो है वो अप टू 50 माइक्रोन मोलर पर लीटर है। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है बिलीरुबिन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से या किन रीजंस की वजह से बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन सीरम या प्लाज्मा के अंदर हाई हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली वो प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगी, लेकिन जब हमने उसको डिटेक्ट करना है तो हमने इस प्लाज्मा से फिब्रिनोजिन को निकाल के सीरम की फॉर्म में उसको चेक करना है। ठीक है, सो इसलिए ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सिनोनिमसली यूज की जाती हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन मींस कि एक्चुअली बॉडी के अंदर वो प्लाज्मा के अंदर ज्यादा हुई है, लेकिन एनालिसिस के टाइम हमने उसको सीरम के अंदर डिटेक्ट किया फिब्रिनोजिन को रिमूव करके। ओके, सो पहली रीजन आपके पास ये हो सकती है, कॉमन सी रीजन है, यानी आपके जो स्प्लीन के अंदर हीमोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, वो हीमोलाइसिस जो है वो इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस। यानी एक रीजन ये हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी रीजन की वजह से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। सो जितनी ज्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी, आप जैसे यहाँ पे इस चीज को देख सकते हो कि जितनी ज्यादा आपकी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी उतनी ही बिलीरुबिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और आपके प्लाज्मा के अंदर उतनी ही बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन या इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको फर्दर हम अभी देखते हैं कि ये इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस या इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन जो है ये किस वजह से हो सकती है, इसको भी फर्दर हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। सो अगर इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस की वजह से आपकी बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इस किस्म की जो जॉन्डिस है या इस किस्म का जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया है इसको हम कहते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस या प्री हेपेटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया। विच मीन्स इज कि इस केस में आपके लिवर के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो बिलीरुबिन की प्रोडक्शन हाई हुई है वो लिवर में आने से पहले ही हाई हो गई है। इस केस में लिवर में कोई डिसऑर्डर नहीं है। सो इस किस्म की जो आपके पास जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया या जॉन्डिस होगी वो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगी। उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि दिस जॉन्डिस और दिस हाइपर बिलीरुबिनीमिया इज एक्चुअली प्री हेपेटिक इन नेचर। सेकेंड रीजन आपके मैम पास हो सकती है डैमेज इन लिवर या फिर लिवर एंजाइम। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यानी सपोज आपका जो पहले वाला सिस्टम था रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें नॉर्मल आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हुई है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर में पहुंची, लेकिन लिवर में आने के बाद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अगर तो लिवर डैमेज है तो डेफिनेटली यहाँ से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिलीज होके कहाँ पे जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी। और अगर आपके पास यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन वाले इंजाइम्स हैं वो इंजाइम्स ही वर्क नहीं कर रहे तो ये बिलीरुबिन लिवर में नहीं आएगी बल्कि प्लाज्मा में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज लिवर में वो जिस काम के लिए आ रही थी वो तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो लिवर उसको अपटेक करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। सो दोनों तरह की कंडीशंस में आपके पास जो है वो प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। सो इस केस में ये जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया है ये प्री हेपेटिक नहीं है, बिकॉज अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, लिवर में आ रही है, लिवर की वजह से आपकी हाइपर बिलीरुबिनीमिया की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो रही है। सो इस केस में आप इस जॉन्डिस या हाइपर बिलीरुबिनीमिया को कहोगे दिस इज हेपेटोसेलुलर
जॉन्डिस या फिर हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है, हेपेटोसेलुलर, इट मींस कि इस केस में आपके जो हेपेटिक सेल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, एक्सीड हो रही है। वो प्रॉब्लम लिवर के अपने सेल्स में भी डैमेज हो सकता है या लिवर के एंजाइम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और तीसरी रीजन है आपके पास रिड्यूस्ड बाइल प्रोडक्शन या रिड्यूस्ड बाइल एक्सक्रीशन। अगेन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सपोज इस केस में आपके पास जो है प्री हेपेटिक कंडीशन भी नहीं है, बिकॉज इस केस में आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। नॉर्मली जितने आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होनी थी उनकी डिस्ट्रक्शन हुई, बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुई, बिलिरुबिन प्लाज्मा से ट्रेवल करती हुई लिवर में चली गई, लिवर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, उसने बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन की और कॉन्जुगेशन करने के बाद उसने बिलिरुबिन को ऐड करना था किसमें, बाइल में, बट बाइल की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही, बाइल की प्रोडक्शन कम हो रही है। सो जितनी बिलिरुबिन यहाँ पे इस लिवर के पास थी वो अब बाइल का अगर पार्ट नहीं बन रही तो वो कहाँ पे सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा में। बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन लिवर, ये एक्चुअली बाइल की प्रोडक्शन के कम होने की वजह से हो रही है। इसमें ना तो हेपेटोसेलुलर डैमेज है और ना ही लिवर के एंजाइम में कोई प्रॉब्लम है, बाइल की प्रोडक्शन का जो रेट है वो कम हुआ था। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बाइल की प्रोडक्शन भी नॉर्मल थी, लेकिन जो बाइल को रिलीज करने वाली डक्ट है, बाइल डक्ट, जिसने लिवर से या गाल ब्लेडर से इस बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करना है, ये डक्ट जो है ये ब्लॉक है। सो यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की बजाय आपकी बिलिरुबिन कहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा। ठीक है, सो इन दोनों कंडीशंस में अगर प्लाज्मा के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो इस हाइपर बिलिरुबिनीमिया को आप कहते हो कोलेस्टेटिक जॉन्डिस या कोलेस्टेटिक हाइपर बिलिरुबिनीमिया।